नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा होगा, एएसओ रिज़ल्ट सिलेक्शन सभी का होगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये वीडियो के एंड तक पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। तो आप भी हो सकते हैं सेलेक्ट। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं या आप सोच रहे हैं कि मेरा ओ लेवल नहीं है, कोई अन्य डिप्लोमा है कंप्यूटर में जो कि 1 साल का है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी विद प्रूफ। मेरे वीडियोस जितने भी होते हैं आप देख रहे होंगे कि सभी में मैं कुछ ना कुछ प्रूफ आपको ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस भी रह चुका है इस UPSSC की भर्ती से रिलेटेड, कि मेरा सिलेक्शन इसी से हुआ है। तो मुझे इसका प्रोसेस भी सब कुछ पता है, सारी चीज़ें हैं। तो आप निराश मत होइए अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं एएसओ में और आप अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में, और थोड़ी भी अगर आपको उम्मीद है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है, हर कोई क्या 10 नंबर भी नहीं लाया होगा, 20 भी नहीं लाया होगा, कुछ ना कुछ तो हर कोई लाया ही होगा। ठीक है, तो ऐसा मत मानिए बस नेगेटिव मार्किंग ना हो आपकी कि माइनस में चले गए हों। बाकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं आपके, अगर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिनका ओ लेवल है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी चैनल्स जो भी कह रहे हों उनकी बात पे मत जाइए। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कट ऑफ को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि नहीं कट ऑफ इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। कुछ नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि बच्चे ही नहीं, कट ऑफ कहाँ से बनाएंगे इतना। कट ऑफ तब बनता है जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें से छांटना होता है। जब बच्चे ही कम हैं तो छांटेंगे कहाँ से। छांटने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए, कहाँ से छांट के लाएंगे बच्चे। और जिसकी भी वैलिड डिग्री डिप्लोमा होता है UPSSC उसको ले लेता है, आप ये बात मान के चलिए। बस एक बार आपका नाम आ जाए कि DV के लिए आपको बुलाया गया हो। एक बार अगर आप DV में अपेयर हो जाते हैं तो आपका हो जाता है। अब DV में अगर आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होते हैं, मेरे पिछली वीडियो पे कमेंट्स पूछा था किसी ने, तो मैं इसमें थोड़ा बता देना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ताकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप अप्लाई कर दें। जैसे डिग्री वगैरह बहुत लोग अभी नहीं लेके बैठे होते हैं, सोचते हैं बाद में बनवा लेंगे, तो टाइम लगता है, उस टाइम वो लेके प्रेजेंट नहीं हो पाते और हो सकता है दुर्भाग्यवश उस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाए। तो आपके साथ ऐसा बुरा ना होने पाए, इस कारण से मैंने वीडियो बना दिया है पहले ही, ताकि आपके पास जो डिप्लोमा या डिग्री ना हो आप जाके उसका सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए जहाँ भी आपका हो, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करके रखिए अपने पास। अगर आपका नाम आता है तो आप निश्चिंत होके जाइए। और नाम जहाँ तक है, अगर आपका एग्ज़ाम ठीक ठाक था तो सभी का ही आएगा। तो ऐसी कोई निराश होने की बात नहीं है। बस आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, सही होने चाहिए, फ़र्जी ना हो। बहुत लोग फ़र्जी बनवाने के चक्कर में होंगे, प्लीज़ आप फ़र्जी मत बनवाइएगा, क्योंकि वो आयोग है, वो पकड़ लेता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हमारे साथ जो 850 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओ लेवल का फ़र्जी डिप्लोमा लगाया था। वो पता नहीं कहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करके बनवा लाए थे, जैसे भी करके लाए हों, तो उनको जॉब में रहते हुए निकाल दिया गया। आप यकीन करेंगे कि एक बार आपकी जॉब लग गई, सब जगह हल्ला हो गया, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाए। ऐसा भी हुआ है बच्चों के साथ जिनका फ़र्जी था। तो प्लीज़ आप फ़र्जी वाला काम मत करिएगा। जो भी हो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर नहीं है घर पे डिग्री डिप्लोमा आपका, आपके इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके अपना प्राप्त कर लें जल्द से जल्द, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें। क्योंकि आप टाइम नहीं जानते हैं कि बाद में आपको टाइम मिले ना मिले, या फिर आप भी जानते हैं कभी छुट्टी पड़ जाती है, कभी आप बनवाने जाओ लोग मना कर देते हैं, या बहुत तरह के तामझाम। लास्ट टाइम पे मत दौड़िएगा, पहले से ही सब कुछ अपना कंप्लीट करके रखिए। इसलिए मैं आपको आज डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और 2016 में जब मेरा हुआ था सिलेक्शन, तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास पहले से। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट है। इसमें आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होंगे, हाई स्कूल के होंगे, इंटरमीडिएट के होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, जितना भी आपकी पढ़ाई है, सारे जितने भी, उसकी मार्कशीट भी हो ओरिजिनल, और ओरिजिनल आपका जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे आपका होता है ना 10th 12th सबका सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होती है, दोनों दोनों होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मार्कशीट लेके चले जाएँ और सर्टिफिकेट घर पे रख जाएँ, ऐसा ना करिए। पहले से अरेंज करके आप फाइल बना के रखिए। और ग्रेजुएशन में भी आपकी जो है 3 साल के आपके मार्कशीट भी होनी चाहिए, प्लस आपकी डिग्री भी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो जिन लोगों की डिग्री अभी घर पे ना हो, वो अभी से अप्लाई कर दें और निकलवाने का प्रयास करें कि आपकी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री निकलवा लीजिए। डिग्री आप ओरिजिनल रखिएगा अपने पास। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो रिलेवेंट मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन जिस जिस सब्जेक्ट में,
उसी से रिलेटेड अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो प्लीज़ अपनी डिग्री भी आप निकलवा के रख लीजिए और मार्कशीट भी 2 साल की, ताकि आपको कोई फिर बाद में दिक्कतें ना हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिग्री इनके हाथ में अभी इस वक्त नहीं होगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी होगी, वो सोचते हैं बाद में निकलवा लेंगे। जब बाद में भैया दौड़ोगे तो आपको हो सकता है मुश्किलों का सामना करना पड़े और टाइम पे आपको मिल भी ना पाए। क्या फ़ायदा अगर आपकी इंटरव्यू की और उसकी डीवी की डेट निकल जाए, उसके बाद आपको डिग्री मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। इसलिए आप जितना हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और सिलेक्शन मान लीजिए इन केस 0.1% नहीं भी हुआ आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपको भागना ना पड़े ताकि आप आगे आने वाली वैकेंसीज़ को अच्छे से देख सकें। तो जिनका भी इन डॉक्यूमेंट्स में से जो डॉक्यूमेंट्स घर पे ना हो या आपके पास ना हो, अपने पास मंगवा लीजिए और उसको अच्छे से फ़ाइल बना के अच्छे से आप उसकी 2 कॉपीज़ करवा लीजिए। उसका PDF भी रख लीजिए कि उस टाइम अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो आपको PDF से या उसका फ़ोटोकॉपी वगैरह से भी आपका काम चल सके थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। और PG में आप जानते ही हैं कि PG सभी PG वाले वैलिड नहीं हैं। PG का रिलेवेंट डिसिप्लिन है कि आपका मैथ्स होना चाहिए या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या MCOM होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखिए मार्कशीट प्लस डिग्री दोनों आपकी होनी चाहिए। MCOM है अगर आप तो MCOM का आप मार्कशीट और डिग्री रखिएगा। MSc अगर आपने मैथ्स से की है तो आपका होना चाहिए। MA इकोनॉमिक्स है तो आपका, तो उसकी भी आप 2 साल की मार्कशीट और डिग्री अपने पास रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का जो है कि गणितीय सांख्यिकी गणितीय जो था, इसका एक और ऑप्शन था वो रह गया है मेरा, आगे है। तो उसमें भी जिनका भी है PG वो बस ये 4 तरह के PG ही एक्सेप्ट कर रहा है। आप अगर यकीन ना हो तो आगे इसका मैंने नोटिफिकेशन का कटआउट भी लगाया हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनको PG किस किस डिसिप्लिन में चाहिए। तो अगर आपका PG इसी में है तभी आप अपना आइएगा DV के लिए और बनवा के रख लीजिए। इसके अन्य अगर कोई PG है तो मुझे नहीं लगता शायद वो मान्य करें, क्योंकि उनका शब्द तो मतलब जितने अपने उसमें वो निकालते हैं नोटिफिकेशन में, एक एक शब्द पकड़ के चलते हैं। अगर उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है और आपके पास है तो वो हो जाएगा। अगर उन्होंने नहीं यूज़ किया है और आप लेके खड़े हैं कि नहीं नहीं मेरा तो इसमें PG है, इसमें भी वही सब्जेक्ट पढ़े हैं मैंने, तो वो नहीं मानते हैं। वो आप कुछ भी कर लो, कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो नहीं मानते हैं। तो अगर आपका इन सब में PG है तो आप इन सब की डिग्री और मार्कशीट सब कुछ तैयार रखिएगा। और आपको इंटरव्यू की जब भी कॉल आए या DV की कॉल आएगी ही तो आप अपना सब कुछ लेके टाइमली प्रेजेंट हो सकें। और इनकी 2 फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिए, ठीक है। और सबकी पूरी अच्छे से प्रॉपर फाइल बनवा के आप अपनी रखिएगा। और जो आपने फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो लगाई होगी अपनी, वो फ़ोटो भी आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। ना हो तो ढूंढ लीजिए, निकलवा लीजिए, क्योंकि उसमें भी बच्चे भूल जाते हैं उस टाइम, तो उनको प्रेजेंट फ़ोटो आपकी नहीं चाहिए होती है। आपको वो वही फ़ोटो लेते हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई की होती है। तो वो फ़ोटो अगर आपकी ना हो या मिसप्लेस हो गई हो तो आप उसको ढूंढ ढांड के अपना रख लीजिए, ताकि आपको DV के टाइम एक एक छोटी छोटी चीज़ें ना ढूंढनी पड़ें। जब आप पहले से ही फाइल प्रिपेयर करके रखते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर मिसप्लेस हो जाएं या आप इंटरव्यू के दिन आपको ढूंढना पड़े और इधर उधर दौड़ना भागना पड़े, ठीक है। तो अगर इन 4 विषयों में आपका PG है तो नो डाउट कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें देख लेते हैं। कंप्यूटर में O लेवल वाले तो निश्चिंत हैं कि हाँ O लेवल मांगा है तो उनका तो ठीक ही होगा। बाकी जिन बच्चों का O लेवल नहीं है वो चिंता ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि O लेवल डिप्लोमा या का मतलब ही है कि हाँ दूसरा डिप्लोमा एक्सेप्ट करेंगे O लेवल के अलावा। अब वो दूसरा डिप्लोमा की शर्त क्या है कि वो 1 साल का होना चाहिए। कंप्यूटर में जो भी 1 साल का डिप्लोमा है वो ये वैलिड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है। अगर ये नहीं करते, ये उस टाइम कहने लगे हैं आपसे DV में कि हम सिर्फ O लेवल लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे, तो आप इन्हीं का नोटिफिकेशन दिखा के इन्हीं के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका राइट है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था, इन्होंने लिखा इसीलिए आपने अप्लाई किया। अगर ये सिर्फ O लेवल लिखते तो आप अप्लाई क्यों करते, और अप्लाई करते तो फिर मतलब ना करते तो क्यों DV में आते। तो अगर इन्होंने यह शब्द यूज़ किया था और उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास है किसी भी उसमें रिगार्डिंग कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, 1 साल का डिप्लोमा है, तो आप अपियर हो जाइए DV में और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर भी अगर ये कुछ ना नो करते हैं तो आप इनसे कहिए कि आप वो लिस्ट दिखाइए हमें जो आपने कहा था कि एक वर्ष के डिप्लोमा में वो मतलब सारे कोर्सेज आते हों,
ठीक है, इनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अगर होगी तो उसे इन्हें पब्लिश कर देना चाहिए था इनकी साइट पे, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जिनके पास हो डिप्लोमा वही लोग अप्लाई करें, ना हो तो वो क्यों अप्लाई करके क्यों अपना समय ज़ाया करें। तो अगर इनके पास कोई लिस्ट ऐसी ना भी मिलती है तो भी आप कोर्ट जाके अपना निकलवा सकते हैं कि हमारे पास देखिए सब कुछ वैलिड था, हमें डीवी में बुलाया भी गया, लेकिन हमारा कंप्यूटर डिप्लोमा इन्होंने 1 वर्ष का मांगा था, हमारा है भी, फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लेके कोर्ट भी जा सकते हो, आपका राइट है। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन डीवी में ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वैकेंसी की डिमांड है, इनको बच्चे चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपका कुछ भी है कंप्यूटर में जो 1 साल का है, ठीक है, तो आप लेके हाजिर हो जाइएगा, आप उसको तैयार रखिए। ठीक है, आप अपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं प्लस जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, सब कुछ आप अपनी एक फ़ाइल बना के अपना सब कुछ रेडी रखिए। और जब भी रिज़ल्ट घोषित हो, जब भी आपको डीवी के लिए बुलाया जाए तो आप जाके अपीयर ज़रूर हों। आप ये ना सोचें कि छोड़ देते हैं, छोड़िएगा मत, मौका बहुत अच्छा है। आप जानते हैं एसओ की जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप पीछे मत रहिएगा, बिल्कुल आप जाके इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और इसके अलावा भी जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है या किसी का कास्ट का सर्टिफिकेट है, तो जैसे आपने अप्लाई किया होगा ना, तो आपने उसमें लिखा होगा कि आप किसी विशेष वर्ग से हैं और आप आरक्षण चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट बनता है उसके प्रारूप इनकी वेबसाइट पे थे, और उस टाइम भी थे, और अभी भी जब ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करेंगे डीवी के लिए तब भी ये अपलोड कर देंगे कि इस फॉर्मेट में आप वो मतलब सर्टिफिकेट बनवा के लेके आइए। तो आपका कोई भी है, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में वर्क किया हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है, और ये एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, इन सब से जो भी इन्होंने अपने उसमें मेंशन किया होगा ना कि आप इनमें से किसी कैटेगरी का अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट लेके ज़रूर आएँ। तो वो सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास ना हो तो आप बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ अप्लाई कर दीजिए, या ढूंढ लीजिए, कहीं इधर उधर पड़ा हो तो पता कर लीजिए, ताकि आप सारी चीज़ें आपकी एक साथ रहें, आपको लास्ट टाइम पे कुछ भी इधर उधर भागना ना पड़े। और लास्ट टाइम पे चीज़ें हो भी नहीं पाती, मिलती भी नहीं है। 15 दिन में आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो है आप जो भी उससे रखते हो ताल्लुक़, आप उसके रिगार्डिंग अपना जो भी है सर्टिफिकेट रेडी रखिए, ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो सके। आप जानते हैं आरक्षण इन्होंने कहा है, तो आरक्षण में आपको छूट देने के लिए ही मांगते हैं कि आपको भी थोड़ा सहूलियत हो जाए, सिलेक्शन आसानी से आपका हो सके। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है ये चीज़। तो आप इसके लिए अपना जो भी है अपना सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखिए। बाकी मैंने आगे लिस्ट लगाई हुई है पूरी, उसमें से देख लेते हैं, अगर कुछ रह रहा हो तो आप वो चीज़ें भी अपनी रेडी करके रख सकते हैं। बाकी रही बात बच्चों की, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें भी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप इस सिलेक्शन में वैलिड हो सकते हैं। आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है अगर आपका पीजी और कंप्यूटर डिप्लोमा है तो। क्योंकि आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता में शैक्षिक में इन्होंने क्या मांगा था। उपयुक्त सारणी में उल्लिखित सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपहर है। मतलब कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, आपका जो भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो या आपका पीजी हो, आपका उस डेट तक आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2020 में कर रहे हैं, 19 में, मतलब 19 के लास्ट में कर रहे हैं, या फॉर्म भरने के बाद आपका सर्टिफिकेट आया हो, वो चीज़ें ये वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, आप बाद में उसके लिए मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था, मैं पहले बता दूँ। फॉर्म भरते टाइम जो भी इन्होंने इसमें लिख रखा है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त या स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी अगर आपका पीजी है तो आपका हो जाएगा, नो डाउट। वो स्टैटिस्टिक्स वाला शायद पार्ट रह गया, लेकिन ठीक है कि बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स से एमए वगैरह होते हैं, या तो उनका भी हो जाएगा सिलेक्शन, कोई डाउट नहीं है, उनका भी पीजी वैलिड है। और दूसरा इन्होंने मांगा था कि निल्ट का या तो आपके पास ओ लेवल हो, या फिर देखिए या शब्द यूज़ किया गया है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो 1 वर्ष का डिप्लोमा कम से कम आपका हो, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं कि आपका बीसीए 3 साल का है तो 3 साल का क्यों है, क्यों नहीं हो सकता है, कम से कम 1 साल तो पढ़ा है ना, उसके ऊपर तो जा ही सकता है। 1 साल से कम का ना हो कि आप ट्रिपल सी ले आएँ या आप कोई 6 महीने वाला कोर्स करके आ जाएँ, वो ना हो आपके पास। 1 वर्ष का कम से कम हो जिसमें पूरा ओ लेवल के बराबर की पढ़ाई आपने कर रखी है, तो आपको उसमें बिल्कुल आप अप्लीकेबल हैं, आप वैलिड हैं।
आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपका हो जाएगा फिर सिलेक्शन। ठीक है, तो आप अपना जितना भी है अपना पीजी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप, और ये कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी अगर डिग्री वगैरह आपकी ना हो तो प्लीज़ आप जाके अपनी निकलवा लीजिए डिग्री, इस टाइम अप्लाई कर दीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपका देख लीजिए पीजी 3-4 विषयों में ही मांगा है, गणित में हो, गणितीय सांख्यिकी में हो, वाणिज्य में हो, अर्थशास्त्र में हो, या सांख्यिकी गणितीय में। ठीक है, और या फिर स्टेट्स में। अब ये देखिए, ये मेरा जो है 2016 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके रिगार्डिंग जब मेरा इंटरव्यू लेटर आया था, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था तो उसके लिए रिगार्डिंग इन लोगों ने जो जारी किया था उसमें ये चीज़ें मांगी हुई थी। तो इन्होंने देखिए क्या क्या मांगा था, विस्तृत आवेदन पत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया है या मिल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रपत्र, ये सारी चीज़ें जो है ना 1 2 3 4 करके ये इन्हीं की वेबसाइट पे लोड होती हैं, आपको डाउनलोड करके फिलअप करके ले जानी होती हैं। ठीक है, इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आप अपना डाउनलोड करके आपको खुद से भरना होता है अपने हाथ से। तो ये आप इसमें जब प्रपत्र आएंगे तो आप कैसे भरना है, क्या करना है, वो आपको मैं उस टाइम बता दूंगी वीडियो बना के। अभी तो इनकी कोई बात ही नहीं है, अभी आप सिर्फ एक बार ऐसे बस पढ़ लीजिए कि ये चीज़ें भी साथ में रहती हैं। को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। देखिए इन्होंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि सारे अंक प्रमाण पत्र जितने हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, ठीक है, आरक्षण के संबंध में आप क्या चाहते हैं, आपका क्या है, उसको एक अच्छे सक्षम अधिकारी से आपका वो सर्टिफाइड होना चाहिए। समस्त मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसका फोटोकॉपी भी साक्षात्कार में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट लेके तभी आप डीवी करवाने आएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अभी से अगर स्टार्ट कर देंगे एक एक चीज़ ढूंढ के रखना तो आपके लिए आसानी होगी। और मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट उस टाइम जो भरा होगा उसका जो है ये लोग उनके पास रहता है, निकाल के रखे रहते हैं, उसका आपसे ये मिलाएंगे कि आपने उस टाइम जो फिलअप किया था उससे आपका मैच हो रहा है कि नहीं, कि आप किसी और के प्रमाण पत्र लेके तो नहीं हाजिर हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं धांधली बहुत चलती है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये आपका आवेदन पत्र से आपके सारे मूल प्रमाण पत्रों का मिलान करेंगे। और छाया प्रतियां जो हैं आयोग कार्यालय में जमा करनी होंगी। और जो आप फोटो कॉपीज़ लेके जाएंगे ना अपनी सारी डिग्रीज़ और मार्कशीट की, वो सब जमा हो जाती है वहाँ पे। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न या गलत पाई गई तो आपका साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो फॉर्म भरते टाइम, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो अगर आपने जैसे पीजी में भर दिया हो कि आप मैथ से पीजी हैं, कॉमर्स से पीजी हैं, लेकिन आप हैं नहीं, तो आप डीवी में ना ही जाएं तो बेटर है। अगर आपका पीजी रिलेवेंट डिसिप्लिन में है कि जो इन्होंने मांगा है उसी में आपका पीजी है, तभी आपका जाना वहाँ पे उचित होगा। अदरवाइज़ ये लोग वैसे भी कैंसिल कर देंगे कि आप क्यों आए। तो ठीक है, वैसे कुछ बच्चे आएंगे भी नहीं जिन्होंने इस तरह से भर दिया होगा उल्टा सीधा फॉर्म। इसीलिए ये फॉर्म से मिलाते हैं कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपने सही से भरा था कि आप ऐसे ही मतलब हवा में भर के आ गए थे। ठीक है, फिर उसके अलावा है साक्षात्कार के लिए पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो। इन्होंने लिखा तो है नवीनतम फ़ोटो, लेकिन नवीनतम लेते नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये लेते हैं वही आपकी जो अपने फॉर्म भरते टाइम लगाई होती है। लेकिन फिर भी आप दोनों लिए जाइएगा, नवीनतम भी ले जाइए और वो भी ले जाइए, जो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, अपने विभागाध्यक्ष जहां आपने शिक्षा पाई हो उससे या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी से द्वारा अभिप्रमाणित कराकर, या अगर कोई अधिकारी को आप नहीं जानते, किसी के पास नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी फ़ोटो को स्वयं अटेस्ट करके भी आप वहां जमा करा सकते हैं। ठीक है, तथा 2 सादी फ़ोटो। देखिए फ़ोटोज़ आप इतनी ले जाइएगा कि 2 सादी भी हों, 2 आपकी वो स्वप्रमाणित भी हों, और जो नवीनतम हो, और जो फॉर्म भरी वो वाली सारी फ़ोटोज़ आप कलेक्ट करके सारी लीजिएगा। सबकी कम से कम 10-10 कॉपी रख लीजिएगा। ठीक है, कहीं गिर जाए, कहीं इधर उधर गंदी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ठीक ठाक से आप दे पाएँ वहाँ पे। ठीक है, 4 फ़ोटो आपकी टोटल जमा होती है, 2 आपकी साइन वाली और 2 बिना साइन की। ठीक है, बाकी फिर है आपका
कि यदि आप उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करते तो आयोग आपका साक्षात्कार निरस्त कर सकता है। मतलब ऊपर में से आपका अगर जितने पॉइंट समझाए गए हैं उसमें से कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो आपका जो है डीवी और सिलेक्शन कैंसिल आप आयोग कर सकता है। ठीक है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। मतलब आपको ये आयोग क्लियर कर रहा है कि जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, वो सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों, मतलब जो भी आपने परीक्षा दी है उसके जो रियल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके या डिग्री के स्थान पे उसको नहीं मानता है और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। और सिर्फ अगर आप मार्कशीट लेके चले गए, डिग्री नहीं ले गए, आप सोचोगे डिग्री नहीं है कोई नहीं तो मार्कशीट तो है, उसके आधार पे भी आपको वो उत्तीर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप दोनों लेके जाइए, इसीलिए मैं कह रही हूँ डिग्री बनवा लीजिए, डिग्री बहुत कंपलसरी होती है। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हों या संस्था के नियमित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की उपाधि नहीं हो, ठीक है, वो प्रोविजनल बना के ले जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अभी कोई एमकॉम या पीजी या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा किया होगा, क्योंकि 2019 की वैकेंसी है, उस टाइम आई थिंक सभी का हो ही गया था, तभी फॉर्म फिल किया होगा और वो मानेंगे भी वही जो उस टाइम कंप्लीट रहा होगा। तो आप अपना प्रोविजनल ले जाने का क्या मतलब है, ओरिजिनल डिग्री निकलवा लीजिए, ओरिजिनल लेके जाइए। ठीक है, सिर्फ मार्कशीट पे वो आपको सिलेक्शन नहीं देंगे, डिग्री बहुत कंपलसरी है, डिग्री निकलवा लीजिए आप। इसीलिए मैंने ये वीडियो खास तौर पे बनाई है ताकि अभी समय है, आप बनवा लीजिए, क्योंकि रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं कि आयोग कब जारी कर दे। फिर नेक्स्ट है, साक्षात्कार के समय सभी वांछित मूल अभिलेखों प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निरस्त किया जा सकता है। मतलब कि आप जो है अगर ये मूल डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए, सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले गए, तो वो आपको जो है वहाँ से आपका अभ्यर्थन जो है आपको कैंसिल कर सकता है, आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये उसका राइट है आयोग का। ठीक है, अब ये देखिए, कुछ बच्चे पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि उनकी ओएमआर शीट जो है वो गलत हो गई है। तो ओएमआर शीट क्यों गलत हो गई इनकी, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये रोल नंबर इधर का उधर हो गया या फिर जो डेट थी इधर की उधर हो गई। तो भैया देखो, इन्होंने अपने जो एडमिट कार्ड जारी किया था, एडमिट कार्ड के 9वां पॉइंट आप पढ़ लीजिए, आपका कहीं पड़ा हो अगर घर में एडमिट कार्ड, कि इन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि अभ्यर्थीगण ओएमआर पत्रांक उत्तर पत्रांक पर अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका पंजिका संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका सीरीज के वैकल्पिक विषय, परीक्षा तिथि आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बाल पॉइंट पेन से भरें। गलत प्रविष्टियां भरने पर ओएमआर का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ गलत भर दी होगी, ठीक है, तो वो ओएमआर शीट आपकी चेक ही नहीं होती। वो मशीन में ऐसे ये लोग फीडिंग करके रखते हैं कि जहाँ वो गलत पाता है वो उसको वो मतलब कि इनवैलिड बता देता है कि ये मतलब इनवैलिड है, वो चेक ही नहीं होगी ओएमआर, तो आपको कहाँ से नंबर मिलेगा। और उस केस में जब ओएमआर आपकी इनवैलिड हो जाती है तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाता है सिलेक्शन, कोई फिर आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता। ठीक है, तो काले नीले बाल पॉइंट पेन से अतिरिक्त अन्य किसी पेन का भी प्रयोग ना करें। तो ये तो सभी जानते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो कोई नहीं वो करेगा, लेकिन ये रोल नंबर और ये परीक्षा केंद्र कोड ये सब भरने में कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, आप भी मानते होंगे इस बात को। अच्छा देखिए, 10वें पॉइंट में भी लिखा गया था कि अभ्यर्थीगण ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। आप लोगों ने लिखा ही होगा जहाँ तक है। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर आपने अपना हिंदी में नाम नहीं लिखा होगा और साइन नहीं किए होंगे तो आपका जो है ओएमआर चेक ही नहीं होगी। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। अब इसमें मैं क्या आपको बताऊं, इसीलिए मैं जो भी बात करती हूँ प्रूफ के साथ करती हूँ। जहाँ कुछ लिखा होता है या आयोग द्वारा लिखा गया है, साइन किया गया है, मैं उसी की बात करती हूँ। मैं अपने आप से कुछ चीज़ आपको नहीं बताती हूँ ऐसी कि जिसका कोई प्रूफ ना हो, आधार ना हो। ठीक है, इसीलिए मेरे सारे वीडियोज़ जितने भी हैं सब ऑथेंटिक है, सब में मैंने प्रूफ दे रखा है। ठीक है, इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि अगर आपने हिंदी की जगह इंग्लिश में, बहुत लोग अंग्रेज होते हैं, वो सोचते हैं कि हम हिंदी में क्यों, हम तो अंग्रेज हैं भैया, लिख देते हैं। तो आप फिर अपना खुद ही जिम्मेदार हैं जो भी आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप देखिए, अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा 2016 का विज्ञापन जो था सहायक लेखाकार का, उसके रिगार्डिंग जब मेरा वो इंटरव्यू हुआ था,
उसके लिए जो लेटर जारी हुआ था उसका एक प्रारूप है। मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बच्चे जब कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ ओ लेवल को लिया जा रहा है, हम तो बीटेक एमसीए हैं, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमें ले लिया जाए। तो उन कोर्ट ने जो है साफ तौर पे मना कर दिया कि जब यूपी ट्रिपल एस सी ने सिर्फ ओ लेवल मांगा है तो वो ओ लेवल ही लेगा, ये उसका अपना राइट है। आप उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि वो ओ लेवल से ज़्यादा पढ़े लिखे को ले ले, बीटेक एमसीए को ले ले। आप उसके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं थोप नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसके चक्कर में फिर यूपी ट्रिपल एस सी ने ये चीज़ें दोबारा से जारी की थी कि अनिवार्य अहर्ता ग्रुप ए के लिए जब इंटरव्यू लेटर जारी किया था, हम लोगों को डीवी के लिए बुलाया था, तो ये चीज़ उसमें उसने क्लियर कर दी थी कि यदि आपका ये सब चीज़ें हैं अनिवार्य अहर्ता, तभी आप डीवी करवाने आए, अदरवाइज़ ना आए कि आप बीटेक एमसीए हों और आप लेके पहुंच जाए और ज़बरदस्ती करें कि हमें भी ले लिया जाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी। और इसमें आप साफ साफ पढ़ पा रहे होंगे सेकेंड नंबर पर कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा, लिख तो दिया है किसी संस्थान, लेकिन लिया था सिर्फ निल्ट का, डोएक का। ठीक है, तो उस पर आप ना जाइए। इसमें जो पहला नंबर था निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, इसी में सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जितने जिनका भी सिलेक्शन था सब लगभग इसी का था। तो ग्रुप ए में देखिए इन्होंने ये 4 चीज़ों को लिया था, 1, 3, 4, 5। 2 नंबर किसी और का था और 6 नंबर पे सहायक कोषागार की भर्ती थी, जो कि बाद में कैंसिल कर दी गई। 540 पोस्टें थी उसकी, वो बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, और 2 नंबर पे शायद उसका था किसी और का था, याद नहीं मुझे, लेकिन ये ग्रुप ए के अंदर ये 4 आते थे, 4 ऑफिस थे। निदेशक आंतरिक लेखा था, अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद था, निदेशक आंतरिक लेखा ही फिर उसमें है लेखा परीक्षक के लिए भी, और निदेशक स्थानीय निधि एवं लेखा परीक्षा विभाग इलाहाबाद। ठीक है, ये 4 जो ऑफिस थे, इन्होंने अपना अध्याचन भेजा था कि इनको इतने बच्चे चाहिए लेखा परीक्षक के लिए और सहायक लेखाकार के पद के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है सारे बच्चों का ज़्यादातर आंतरिक लेखा में ही हुआ। 2-4 बच्चे इधर उधर गए थे जो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, इनमें गए थे, बाकी अधिकतर इन्हीं में गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ग्रुप ए में कौन कौन से ऑफिस थे और कौन कौन सी मतलब इनमें मांगा गया था। देखिए सिर्फ बीकॉम या फिर एम कॉम हो लेकिन अकाउंटेंसी में हो, साफ तौर पे लिखा गया है कि नॉर्मल कॉमर्स का आप पीजी ना हो, आप अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर हो। ठीक है, या और आपका ओ लेवल डिप्लोमा कंपलसरी ही है। तो ये चीज़ें देखिए आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। फिर देखिए इन्होंने लिखा था अहर्ता नंबर 1 ग्रुप ए के रिक्त पद। अब रिक्त पदों का भी श्रेणीवार विवरण दिया है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि कितने विवरण थे, इसी से ये बात कनेक्टेड है कि इस बार आपका सिलेक्शन एएसओ में कैसे पक्का हो जाएगा। इसके आगे का प्रूफ आप लास्ट वाला जो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। पहले आप ये देख लीजिए, आपको पता चल गया कि ग्रुप ए में कितने कितने ऑफिस थे और उन्होंने कितने कितने पद पे मांगे थे बच्चे। तो निदेशक आंतरिक लेखा ने 1901 पद पे सहायक लेखाकार मांगे थे, मतलब उसको 1901 बच्चे चाहिए थे। ठीक है, और जो अधिशासी निदेशक थे उसको सिर्फ 4 चाहिए थे सहायक लेखाकार। ठीक है, तो इसमें शायद किसी का हुआ भी नहीं, कोई गया भी नहीं था। लेकिन जो निदेशक आंतरिक लेखा है, इन्होंने 1901 पदों के लिए अध्याचन भेजा था कि इन्हें सहायक लेखाकारों की ज़रूरत है, लेकिन सेलेक्ट मात्र 850 बच्चे हुए। उसमें भी कुछ ऐसे थे जिनका ओ लेवल मतलब फर्जी था, तो बाद में हटा दिए गए नौकरी से। तो उसमें भी 700 के लगभग ही बच्चे हैं मेरे ख्याल से, बाकी हैं भी नहीं। तो अब और उनके भी 2-2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। और आप जानते ही हैं कि इसके अलावा जो तीसरा और चौथा पहला और तीसरा हो गया, दूसरा नंबर तो उसका था शायद ऑडिटर का था, नहीं उसका था, उसमें शायद उन्होंने वो मांगा हुआ था, अरे सीए वगैरह। तो सीए की पोस्ट थी, वो तो अलग ही हो जा रही थी, तो वो ग्रुप बी था, ये ग्रुप ए है। ग्रुप बी में जो था दूसरा नंबर था, और ग्रुप ए में 1, 3 और 4 नंबर की जो पोस्टें थी वो थी। तो आप देख रहे होंगे इस पर कि चौथे नंबर पे निदेशक आंतरिक लेखा का ही फिर था, लेखा परीक्षक के इन्होंने मांगे थे। निदेशक इसमें भी देख लीजिए कितने हैं, शायद 25 हैं, ये कुछ दिख नहीं रहा है, 24 हैं। ठीक है, कट गया है, आप टोटल कर लीजिए। ठीक, नहीं सॉरी 122 + 50 + 4 + 65 इतने थे टोटल। ठीक है, तो और निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने इसने 14 मांगे थे। ठीक है, लेखा परीक्षक, तो लेखा परीक्षक में कोई नहीं गया, क्योंकि आप जानते हैं ऑडिटर की जॉब कभी यहाँ कभी वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, सभी स्थायी रह के ही जॉब करना पसंद करते हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन सहायक लेखाकार पे हो भी गया है, वो भी अपना जो है वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, ये है आपका मेन पॉइंट कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएसओ में। इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है,
कि आपने देखा 1901 पदों पे सहायक लेखाकार मांगे गए थे, बाकी पे लेखा परीक्षक थे। ठीक है, तो ये देखिए कुल जो थे आपके नीचे आपने पढ़ा होगा 2160 पद थे टोटल, जो ग्रुप ए में मांगे गए थे 2160 पद मांगे गए थे, जिसके लिए सभी 7224 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु और अभिलेख के सत्यापन हेतु बुलाया गया था। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा हुआ है, आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रुप ए के, जिसमें कि बीकॉम अथवा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा ओ लेवल डिप्लोमा शैक्षिक अर्हता वाले निदेशक आंतरिक लेखा व लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश के सहायक लेखाकार के 1901 पद, अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के सहायक लेखाकार के 4 पद, अब आप जोड़ते जाइए 1901 + 4, निदेशक आंतरिक लेखा में लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षक के 241 पद तथा निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा इलाहाबाद के 14 पद। इस तरह बीकॉम अथवा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा तथा ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र के कुल 2160 पद थे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बुलाया 7274 बच्चों को। अब आप सोचिए 2160 का 3 गुना है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? अगर 2 गुना होता तो 4000 या 4200 बच्चे बुलाए जाते। ठीक है, तो इन्होंने कितना बुलाया? 3 गुना बच्चों को बुलाया। मतलब जितने पद थे, पदों को इंटू 3 कर दीजिए आप। ठीक है, जितने भी, जैसे एएसओ में 904 पद हैं, इंटू 3 कर दीजिए, उतने बच्चों का बुलाना तय है। ये 100% है, क्योंकि ये अपना पुरानी भर्तियों में इसने किया है और इस भर्ती में भी ये ज़रूर करेगा। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों हो जाएगा। तो जब 2160 पद थे और 7224 बच्चे बुलाए गए ग्रुप ए में, ठीक है, बुलाया गया, जो अभिलेख सत्यापन हेतु नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे, अभिलेख सत्यापन में विफल रहते हैं, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अब इनमें से जो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचे थे, उनको वैसे ही कैंसिल मान लिया जाता है, चाहे आप किसी भी रीज़न से ना गए हों, या तो आपके पास मतलब सर्टिफिकेट ना रहा हो, या आप भूल गए हो, या आपने वेबसाइट ना चेक की हो, तो वो आपकी गलती है। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमें नहीं पता था। क्यों? आप जब आयोग ने उसको वेबसाइट पे डाल दिया है तो आपको देखना चाहिए था, आप नहीं देखे, आपकी गलती। तो आप फिर उसके लिए वो बच्चे बाद में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुलाने का पर्पस ये था कि जितने पद होते हैं उसका 3 गुना बुलाना ही बुलाना है बच्चों को, भले वो आए ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयोग को। ठीक है, तो हेतु इन उत्तर प्रदेश के पदों हेतु विचार किया जाएगा। जो मतलब ये एक अलग बात थी कि जो ग्रुप सी का पद था 540 का, उस पर भी हम लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था कि आप इंटरव्यू, लेकिन हम देना चाहें या ना देना चाहें, क्योंकि ग्रुप ए में जो था इंटरव्यू कैंसिल था, लेकिन ग्रुप सी के लिए इंटरव्यू रखा गया था। तो जो है उसमें भी, लेकिन इंटरव्यू सभी का हुआ था, हम सभी का हुआ था। वो पदें भी कैंसिल हो गए जो ग्रुप सी के थे कोषागार के, लेकिन इंटरव्यू सभी का हुआ था, उसमें सबको देना पड़ा था। लेकिन जो मेन पॉइंट ये था इसका कि साक्षात्कार, वो डीवी था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो इस बार भी ऐसे ही होगा जैसे उस बार हुआ था। इस बार भी 3 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे एएसओ में, जितने कि उसमें बुलाए गए थे। तो आप जानते ही हैं कि अन्य पदे हेतु भी रहेगा तथा उनसे साक्षात्कार के अन्य सभी पदों को वरीयता ली जाएगी। फिर उसके बाद एक प्रेफरेंस फॉर्म ये लोग भराते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए, तो ये जितने मैंने आपको दिखाए थे ना ग्रुप ए में 1, 3, 4, 5 तीनों, इनमें से कौन कौन से ऑफिस आप सेलेक्ट करना चाहोगे। जैसे हम लोगों ने सहायक लेखाकार को प्रेफरेंस पे नंबर 1 पे डाला था, तो हम लोगों को सहायक लेखाकार की पोस्ट मिली। अगर मान लीजिए वो पोस्ट भर गई होती तो हमें नंबर 2 वाला दिया जाता, या नंबर 3 वाला, 3 जो था ऑप्शन में वो दिया जाता कि इसमें नहीं तो आपका इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑफिस चेंज हो जाता। आज हम लोग आंतरिक लेखा के अंतर नहीं आते, किसी और के अंतर्गत काम कर रहे होते। ठीक है, तो एक प्रेफरेंस फॉर्म आपसे लास्ट में भराएंगे डीवी में। और बाकी इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब आप सोचिए कि 2160 के सापेक्ष में 7224 बुलाए थे, 3 गुना। तो जब 904 पोस्टें एएसओ की हैं तो उसका 3 गुना कितना हुआ? ठीक है, 2721 पोस्टें हुई। और उसमें से भी आप जानते हैं कि 5000 के लगभग, अब आप देख रहे होंगे कि टोटल अगर मान लीजिए 5000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो, वैसे 5 ने नहीं दिया, आप भी जानते हैं 4500 के लगभग सुनने में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए फिर भी एक अनुमान कि 5000 ने एग्ज़ाम दिया हो, तो 2700 2800 को तो वैसे ही वो लोग डीवी में बुला ही रहे हैं ना, कि उसका जो है 3 गुना जाएंगे।
तो आप खुद सोचिए कि उसमें से 4500 में या 5000 में आधे तो ऐसे होंगे जिन्होंने OMR गलत कर दी होगी, आधे ज़्यादा ऐसे होंगे जिनके पास वो होगा ही नहीं PG रिलेवेंट डिसिप्लिन में, प्लस उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी ना ही के बराबर होगा। तो वो क्यों जाएंगे? वो जाएंगे ही, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला वहाँ जाके। और आपने भी ये चीज़ अनुभव की होगी जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, अगर आपने आसपास के बच्चों से बात की हो कि वो लोग जो है उनके पास ना तो PG था ढंग का और ना ही उनके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा था जो एग्ज़ाम देने आए थे। वो लोग बस ये कह रहे थे कि हम तो बस देखने आए थे कि लेवल कैसा आता है इसका, ताकि हम आगे चल के तैयारी कर सकें, एग्ज़ाम हम दे के पास हो सकते हैं या नहीं। बस वो अपना ना एक्सपीरियंस देने आए थे कि एक थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकें एग्ज़ाम दे के, बाकी उनका कोई उससे मतलब ही नहीं था एग्ज़ाम से। और उसी दिन एक और एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में था, मंडी परिषद का था शायद से, तो कुछ बच्चे तो उसमें चले गए थे, वो भी नहीं आ पाए थे। तो अगर हो सकता है कि कुछ और जगह सेलेक्ट हो गए हों जो अभी पुराने रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे हों, तो जिनको मिल गई होगी वो सोचेंगे हम इसमें क्या लेने जाएं। तो बस इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब